स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट प्रथम के सभी विद्यार्थियों का इस ई लेक्चर में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे कोलाइडी अवस्था, कोलाइडल स्टेट क्या होती है। हम सभी जानते हैं कि पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं, द्रव, गैस और ठोस में। लेकिन थॉमस ग्राहम ने द्रव माध्यम में विसरित होने के आधार पर पदार्थ को दो भागों में डिवाइड किया, एक क्रिस्टलॉइड और दूसरा कोलॉइड। क्रिस्टलॉइड वे पदार्थ होते हैं कि जो विलयन में शीघ्रता से विसरित हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये पदार्थ एनिमल या प्लांट मेम्ब्रेन में से होकर आसानी से गुजर सकते हैं, जैसे कि नमक के विलयन को हम आसानी से किसी भी मेम्ब्रेन में से पास कर सकते हैं। यूरिया है, चीनी है, ये सभी क्रिस्टलॉइड श्रेणी में आते हैं। सेकंड होता है कोलॉइड्स। ये विलयन में बहुत धीरे धीरे विसरित होते हैं तथा एनिमल या प्लांट मेम्ब्रेन में से होकर नहीं गुजर सकते। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं स्टार्च, जिलेटिन, सिलिसिक एसिड आदि। लेकिन हम परिस्थितियों को परिवर्तित करके किसी भी पदार्थ को क्रिस्टलॉइड या कोलाइड में परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे कि नमक जो कि जल में एक क्रिस्टलॉइड होता है, लेकिन बेंजीन में अगर हम इसका विलयन बनाते हैं तो यह एक कोलाइड की भांति व्यवहार करता है। इसी प्रकार साबुन भी जल में एक कोलाइड होता है, लेकिन बेंजीन में यह एक क्रिस्टलॉइड हो जाता है। तो इस प्रकार से हम परिस्थितियों को बदलकर किसी भी पदार्थ को क्रिस्टलॉइड या कोलाइडी अवस्था में बदल सकते हैं। अतः वर्तमान में क्रिस्टलॉइड और कोलाइड पदों का उपयोग पदार्थ के लिए नहीं वरन उसकी अवस्थाओं के लिए किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कोलाइडी अवस्था की। कोलाइडी अवस्था को हम कह सकते हैं कि यदि कोई पदार्थ किसी अन्य माध्यम में इस प्रकार से विसरित हो कि उनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य हो, तो हम कह सकते हैं कि वह पदार्थ कोलाइडी अवस्था में है। तो कणों के आकार के आधार पर विलयन को तीन भागों में बांटा गया है: वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन, बाहरी निलंबन, सस्पेंशन, और कोलाइडी अवस्था या कोलाइडी विलयन, कोलाइडल स्टेट। तो वास्तविक विलयन के कण में विलय कणों का आकार बहुत ही कम 10⁻⁷ सेंटीमीटर से भी बहुत कम होता है और ये शीघ्रता से विसरित हो सकते हैं। सेकंड होता है सस्पेंशन। इनके कणों का आकार बहुत ही अधिक 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा या 10⁻⁵ सेंटीमीटर से भी अधिक होता है, और ये विलयन अगर रखा रहे तो गुरुत्व बल के कारण इसके कण पैंदे में एकत्रित हो जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर मिट्टी को जल में डालते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, तो मिट्टी चूँकि उसके कणों का आकार बहुत अधिक बड़ा होता है तो वो पैंदे में एकत्रित हो जाती है। थर्ड आता है कोलाइडी अवस्था। ये वास्तविक विलयन और बाहरी निलंबन इन दोनों के मध्य की अवस्था होती है, जिसमें कि कणों का आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के मध्य या 10⁻⁷ से 10⁻⁵ सेंटीमीटर के मध्य होता है। तो वास्तविक विलयन के कणों की तुलना में इनके कणों का आकार बड़ा होता है, लेकिन बाहरी निलंबन की तुलना में इनके कणों का आकार छोटा होता है। तो ये न तो वास्तविक विलयन के कणों की तरह शीघ्रता से विसरित हो सकते हैं और न ही गुरुत्व बल से पैंदे में एकत्रित हो सकते हैं। अब ये अवस्था समांगी और विषमांगी मिश्रणों के बीच के गुण वाला मिश्रण होता है, जिसके कण विलयन में समान रूप से फैले रहते हैं। लेकिन इसे हम कोलाइडल निलंबन भी कह सकते हैं, क्योंकि कोलाइडी विलयन के कण निलंबन के कणों की अपेक्षा आकार में छोटे होने के कारण एक समांगी मिश्रण जैसे प्रतीत होते हैं। इसके उदाहरण हैं दूध, शेविंग क्रीम, जेल एक्सेट्रा। अगर हम प्रकाश को कोलाइडी विलयन में से पास करते हैं तो वो प्रकाश की किरण का जो पथ होता है वो हमें दिखाई देने लग जाता है। कोलाइडी सिस्टम
ठोस भी हो सकता है, तरल या गैस, तीनों ही अवस्थाओं में या तीनों ही रूपों के रूप में पाया जाता है। एक कोलाइडी विलयन विशेष रूप से एक तरल मिश्रण को दर्शाता है। वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन के बीच में मेन जो डिफरेंस होता है वो ज़्यादातर कणों के आकार का ही होता है। वास्तविक विलयन जैसे कि नमक का जो विलयन है उसमें सोडियम क्लोराइड के अणु पूरी तरह से जल में घुल जाते हैं और यह विलयन किसी भी झिल्ली के माध्यम से आसानी से गुजर सकते हैं, जबकि कोलाइडी विलयन के कण बड़े होते हैं और विघटित नहीं होते हैं, बल्कि एक तरल पदार्थ के रूप में समान रूप से फैले रहते हैं। अब हम देखते हैं कि वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में क्या अंतर है। जैसा कि हम जानते हैं वास्तविक विलयन पारदर्शी और समांगी विलयन होता है, होमोजीनस होता है, जबकि कोलाइडी विलयन कम पारदर्शी और विषमांगी या हेट्रोजीनस सॉल्यूशन होता है। सेकेंड इसका डिफरेंस हम कह सकते हैं कि वास्तविक विलयन के कण फिल्टर पेपर, एनिमल या प्लांट मेम्ब्रेन में से गुजर जाते हैं, जबकि कोलाइडी विलयन के कण फिल्टर पेपर में से तो गुजर सकते हैं लेकिन एनिमल या प्लांट मेम्ब्रेन में से नहीं पास हो सकते। थर्ड डिफरेंस इनमें है कि इनके कणों को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता, जबकि कोलाइडी विलयन के कणों को हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है। फोर्थ डिफरेंस होगा कि वास्तविक विलयन के जो कण होते हैं वो ब्राउनियन गति, टिंडल प्रभाव तथा विद्युत कण संचलन नहीं दर्शाते हैं, जबकि ये सभी प्रॉपर्टीज़ कोलाइडी विलयन के कण दर्शाते हैं। अब हम देखते हैं कि कोलाइडी विलयन के घटक क्या क्या होते हैं। कोलाइडी अवस्था एक ऐसा होमोजीनस सिस्टम होता है जिसके मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 वितरित या परिक्षिप्त अवस्था, डिस्पर्स्ड फेज। इसे असतत अथवा आंतरिक अवस्था भी कह सकते हैं। जैसा कि वास्तविक विलयन में विलय होता है वैसे ही कोलाइडी विलयन में डिस्पर्स्ड प्रावस्था होगी। सेकंड होता है वितरण या परिक्षेपण माध्यम। यह बाह्य अवस्था की रचना करता है जिसमें कि वितरित प्रावस्था उपस्थित रहती है। जैसा कि ट्रू विलयन में होता है सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं, विलायक, ऐसे ही इसमें परिक्षेपण माध्यम या वितरण माध्यम यूज़ किया जाता है। थर्ड एक स्टेबलाइजिंग एजेंट होता है, स्थायी कारक, जो कि इस अवस्था को बनाए रखता है। अब हम लेते हैं कि कोलाइडी विलयनों का क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइडी विलयनों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट हम लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स, अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण, अर्थात कि वितरण प्रावस्था तथा वितरण माध्यम की भौतिक अवस्था क्या है। हम जानते हैं कि पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। अब चूंकि समस्त गैसें परस्पर प्रत्येक अनुपात में पूर्णतया विलयशील होती है, ये आप सभी लोग जानते हैं, अतः गैस का गैस में जो विलयन बनता है वो कोलाइडी विलयन नहीं हो सकता। तो इसके अलावा जो कॉम्बिनेशंस बचते हैं वो होंगे 8। तो इस प्रकार से कोलाइडी विलयन को 8 भागों में डिवाइड किया गया है भौतिक अवस्था के आधार पर, जैसा कि इस टेबल में हम दिखा रहे हैं। फर्स्ट हम लेंगे वितरित प्रावस्था, सेकंड वितरण माध्यम, उसके बाद उन दोनों को मिलाने से कौन सा सिस्टम बनता है, कोलाइडी सिस्टम, और उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो प्रथम है वितरित प्रावस्था, अगर लिक्विड द्रव है और वितरण माध्यम गैस है तो इस प्रकार के कोलाइडी तंत्र को हम कहते हैं लिक्विड एरोसोल या द्रवों के वायुसोल। और इसकी एग्जाम्पल होता है मिस्ट, क्लाउड, फॉग, जैसे कि बादल है, कोहरा है, कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव है, एक्सेट्रा। सेकेंड कोलाइडी सिस्टम है जिसमें कि वितरित प्रावस्था है सॉलिड और वितरण माध्यम है गैस। इस प्रकार का कोलाइडल सिस्टम कहलाता है लिक्विड एरोसोल, वायुसोल। इसके एग्जाम्पल होंगे डस्ट, स्मोक यानी कि धुआं, धूल के तूफान, एक्सेट्रा। थर्ड कोलाइडल सिस्टम है जिसमें वितरित प्रावस्था होगी गैस और वितरण माध्यम है लिक्विड।
इस प्रकार का कोलाइडी विलयन कहलाता है फोम, झाग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं साबुन का विलयन, जिसमें कि झाग उत्पन्न होते हैं। तो उसमें क्या है, वितरण माध्यम तो लिक्विड होता है और उसके बीच में गैस भरी रहती है, तो डिस्पर्स्ड फेज क्या होती है, गैस। नेक्स्ट कोलाइडल सिस्टम होगा लिक्विड इन लिक्विड, यानी वितरित प्रवस्था भी द्रव है और वितरण माध्यम भी द्रव है। इस प्रकार का कोलाइडी तंत्र कहलाता है इमल्सन। पायस, ये होंगे दूध, क्रीम, मेयोनीज़ या कई प्रकार की जो दवाइयाँ मेडिसिन आती है वो सारी इमल्सन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट कोलाइडी सिस्टम होगा सॉलिड इन लिक्विड, जो कहलाते हैं सोल, जो सबसे ज़्यादा कॉमन पाया जाता है कि वितरित प्रवस्था सॉलिड है, ठोस है, और वितरण माध्यम क्या है, द्रव। इसे हम कहते हैं सोल। सोल के एग्जाम्पल होंगे पेंट, जेलीज़ या सोने का सोल, स्टार्च। अगर स्टार्च का विलयन हम जल में बनाते हैं बॉईल करके, तो वो जो कहलाता है विलयन, वो सोल, स्टार्च का सोल कहलाएगा। ऐसे ही रोगन है, दलदल युक्त जल है, ये सभी सोल कहलाएंगे। नेक्स्ट कोलाइडल सिस्टम होगा सॉलिड फोम, जिसमें कि वितरित प्रवस्था है गैस और वितरण माध्यम है ठोस, वो कहलाता है सॉलिड फोम, ठोस फोम। इसके एग्जाम्पल होते हैं प्यूमिस पत्थर, रबर, स्टायरीन फोम एक्सेट्रा। नेक्स्ट कोलाइडल सिस्टम होगा सॉलिड इमल्सन, जिसमें कि वितरित प्रवस्था है द्रव और वितरण माध्यम है ठोस। इसे हम कहते हैं जेल या सॉलिड इमल्सन, जैसे पनीर है, मक्खन है, गुड पॉलिश है आदि। और लास्ट कोलाइडल सिस्टम है सॉलिड सोल, जिसमें वितरित प्रवस्था ठोस है और वितरण माध्यम भी ठोस हो गई। तो इसके एग्जाम्पल हैं ओपेल, सम एलॉयज़, या जो जितने भी मिनरल्स हैं, खनिज हैं, जेम्स स्टोन है, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये है भौतिक अवस्था के आधार पर क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम लेते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, कि वितरण माध्यम की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। इस प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है वो वितरण माध्यम की प्रकृति के आधार पर, जैसे कि अगर वितरण माध्यम हमारा जल लेते हैं, हम किसी भी डिस्पर्स फेज को हम जल में विलय करते हैं, तो इस प्रकार का कोलाइडी सॉल्यूशन कहलाता है हाइड्रोसोल या एक्वासोल। अगर वितरण माध्यम हम अल्कोहल लेंगे तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन एल्कोसोल कहलाएगा। इसी प्रकार यदि डिस्पर्सन मीडियम हम वितरण माध्यम बेंजीन लेते हैं तो वो बेंजोसोल कहलाएगा। और लास्ट, अगर वितरण माध्यम हम एयर लेते हैं तो वो एरोसोल्स कहलाएंगे। तो ये वितरण माध्यम की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण हो गया 4 प्रकार का, हाइड्रोसोल, एल्कोसोल, बेंजोसोल और एरोसोल। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वितरित प्रवस्था और वितरण माध्यम के मध्य आकर्षण के आधार पर वर्गीकरण। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो इस आधार पर कोलाइडी सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल्स, द्रव स्नेही कोलाइड्स एंड द्रव विरोधी कोलाइड्स। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि द्रव स्नेही कोलाइड्स क्या होते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड्स वह होते हैं जिनमें कि वितरित प्रवस्था और वितरण माध्यम के मध्य तीव्र आकर्षण हो, उन्हें हम लायोफिलिक या द्रव स्नेही कोलाइड्स कहते हैं। लायो का मतलब होता है सॉल्वेंट और फिलिक का मतलब होता है लविंग, यानी कि जो सॉल्वेंट के प्रति आकर्षण शो करता है उसे हम कहते हैं लायोफिलिक या द्रव स्नेही कोलाइड्स। इसमें यदि हम विलायक का प्रयोग जल का करते हैं तो उसे हम कहेंगे हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। इसके मेन जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो होती है कि इन्हें वितरित प्रवस्था और वितरण माध्यम को आपस में मिलाकर बनाया जा सकता है और ये स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड्स का शीघ्रता से स्कंदन नहीं होता है और ये उत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात स्कंदित होने के बाद
वाष्पीकरण से ठोस प्राप्त करके उसे वितरण माध्यम में घोलने से उन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो द्रव स्नेही कोलाइड्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वो होंगे प्रोटीनों का जल में कोलाइड अथवा उच्च बहुलकों का कार्बनिक विलायकों में कोलाइडी विलयन। नेक्स्ट है लायोफोबिक या द्रव विरोधी कोलाइड्स। ये कौन से होंगे? जब वितरित प्रवस्था तथा वितरण माध्यम के मध्य कोई आकर्षण न हो अथवा प्रतिकर्षण हो तो उन विलयनों को हम द्रव विरोधी कोलाइड्स कहते हैं। लायो का मतलब अभी हमने बताया सॉल्वेंट, और फोबिक का मतलब होगा हेटिंग, यानी कि जो विलायक के प्रति आकर्षण न रखता हो या प्रतिकर्षण रखता हो उसे हम कहते हैं द्रव विरोधी कोलाइड्स। और यदि विलायक के रूप में जल यूज़ करते हैं तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स। इन कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज़ लायोफिलिक कोलाइड्स के विपरीत होती है, जैसा कि उसे हम वितरित प्रावस्था और वितरण माध्यम को आपस में मिलाकर बना सकते हैं, लेकिन इन्हें हम इन दोनों अवस्थाओं को आपस में मिलाकर नहीं बना सकते। इनके बनाने की विशिष्ट विधियाँ होती है। ये अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं। इनका शीघ्रता से स्कंदन हो जाता है। ये अनुत्क्रमणीय होते हैं अर्थात स्कंदित होने के बाद इन्हें वितरण माध्यम के साथ मिलाने मात्र से सोल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो द्रव विरोधी कोलाइड्स के एग्जाम्पल्स होंगे धातुओं और उनके सल्फाइड ऑक्साइड जैसे अघुलनशील लवणों के कोलाइड्स। तो ये होते हैं द्रव स्नेही कोलाइड्स और द्रव विरोधी कोलाइड्स। अब इन दोनों कोलाइड्स द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड्स की अगर हम तुलना करते हैं तो इन दोनों में क्या अंतर है वो हम देखेंगे। 2 या 3 अंतर तो अभी अभी हमने आपको बताएं कि द्रव स्नेही कोलाइड्स स्थायी होते हैं जबकि द्रव विरोधी कोलाइड्स अस्थायी होते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड्स उत्क्रमणीय होते हैं जबकि द्रव विरोधी या लायोफोबिक कोलाइड्स अनुत्क्रमणीय होते हैं। जैसे ये डिफरेंसेस हमने इस टेबल में दिखाया है आपको। फर्स्ट डिफरेंस है ईजी ऑफ प्रिपरेशन, कि अभी बताया हमने आपको कि द्रव स्नेही कोलाइड्स को हम वितरित प्रावस्था और वितरण माध्यम को आपस में मिलाकर बना सकते हैं, लेकिन जो द्रव विरोधी कोलाइड्स है इनके बनाने की विशिष्ट विधियाँ होती है, स्पेशल मेथड्स होते हैं। सेकंड हम लेते हैं डिफरेंस पार्टिकल की नेचर, कणों का क्या प्रकृति है। तो जो द्रव स्नेही कोलाइड्स है इनके कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों से कुछ बड़ा होता है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड्स के कण अनेक अणुओं के झुंड के रूप में होते हैं। थर्ड है विजिबिलिटी, कि द्रव स्नेही कोलाइड्स को हम माइक्रोस्कोप की सहायता से आसानी से नहीं देख सकते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड्स के कणों को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। स्टेबिलिटी हम बता चुके। द्रव स्नेही कोलाइड्स लायोफिलिक कोलाइड्स स्थायी होते हैं जबकि लायोफोबिक कोलाइड्स अनस्टेबल होते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, कि विद्युत अपघटन का क्या प्रभाव होता है। तो द्रव स्नेही कोलाइड्स में विद्युत अपघटन की थोड़ी सी मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर अधिक मात्रा यूज़ करते हैं तो उनका स्कंदन हो जाता है, कोएगुलेशन हो जाता है। जबकि द्रव विरोधी कोलाइड्स में विद्युत अपघटन की थोड़ी सी मात्रा मिलाने से ही उनका स्कंदन हो जाता है। नेचर हम बता चुके। लायोफिलिक कोलाइड्स रिवर्सिबल होते हैं और लायोफोबिक कोलाइड्स इरिवर्सिबल होते हैं। नेक्स्ट लेते हैं चार्ज ऑन पार्टिकल्स, कि इनके कणों पर क्या चार्ज होता है, आवेश होता है। लायोफिलिक द्रव स्नेही कोलाइड्स के कणों का आवेश विलयन की जो pH होती है उस पर निर्भर करता है और यह 0 भी हो सकता है, जबकि लायोफोबिक कोलाइड्स के कणों पर अभिलाक्षणिक आवेश धनावेश या ऋणावेश होता है। हाइड्रेशन,
लायोफिलिक कोलाइड्स के पार्टिकल्स हैविली हाइड्रेटेड ड्यू टू अट्रैक्शन फॉर द सॉल्वेंट, यानी वो सॉल्वेंट के साथ आकर्षण के कारण बहुत ज़्यादा जलयोजित हो जाते हैं, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड्स के कण बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड नहीं होते हैं। नेक्स्ट लेते हैं विस्कोसिटी, क्षयांता। द विस्कोसिटी इज़ मच हायर देन दैट ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम। द्रव स्नेही कोलाइड्स की विस्कोसिटी वितरण माध्यम की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड्स की विस्कोसिटी डिस्पर्सन वितरण माध्यम के करीब करीब समान ही होती है। तो ये है इनकी तुलना करने पर डिफरेंसेस। अब नेक्स्ट टर्न पर हम लेंगे इनके बनाने की विधियाँ, कोलाइड्स को किस प्रकार से बनाया जाता है। थैंक यू।